Hi students, how are you? I hope you will be fine. Today I am going to teach you about the poem The Road Not Taken. It is composed by Robert Lee Frost, was born on 26 March 1874 in San Francisco, California, United States of America. He is a well-known rural poet and playwright, and he was died on 29 January 1963. Let's start the introduction of the poem. The Road Not Taken. The Road Not Taken poem is a symbolical poem which is symbolized with our life and our choices. Road is just to symbolize our life, and in this poem the poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. He describes his feelings about that choices that he had left in the past. Means to say that रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि ये जो पोएम है बेसिकली हमारे जीवन का जो इसमें रोड का वर्णन किया गया है वो हमारे जीवन का प्रतिरूप है। और जो नॉट टेकन है, रोड नॉट टेकन, तो नॉट टेकन का मतलब है ऐसे रास्ते या ऐसे एम्बिशंस जिनको हम पीछे छोड़ आए हैं अपने जीवन में, जिनको हमने नहीं किया है, और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर केवल रिग्रेशन अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स हम केवल पछतावा कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये जान चुके हैं कि ये जो पोएम है ऐसे पछतावे के ऊपर आधारित है, जो कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई भूल कर देता है जिसके ऊपर उसे पछताना पड़ता है। तो अब आइए आगे देखते हैं। स्टेंजा नंबर फर्स्ट। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both, and we one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. Means once the poet was walking down a road and then there was a diversion. Means the poet was walking down on a road and there was a diversion. कभी एक बार क्या होता है कि एक रोड से होकर गुज़र रहा होता है जो कि जंगल से होकर गुजरती है, और वो जंगल कैसा है, दैट इज़ एलोविस। मीन्स उसकी जो पत्तियां हैं पेड़ों की वो सब पीली पड़ चुकी हैं। इट मीन्स दिस इज़ द ऑटम टाइम। ये पतझड़ का समय है, और पतझड़ का जब समय आता है तो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड? And sorry I could not travel both. And when he saw the road that was diverged means forked in two, means आगे चलकर वो सड़क दो भागों में बट जाती है, दो रास्तों में बट जाती है। तो then the poet was felt sorrow. उस तब क्या होता है कि कवि को अपने ऊपर दुख प्रकट करता है उस कार्य के ऊपर कि वो अकेला है। इज एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अकेला होने के कारण ही इज़ ओनली द पर्सन हु हैड टू ट्रेवल एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रेवल ऑन बोथ रोड बाय अ पर्सन। और ये असंभव सी बात होती है कि एक व्यक्ति के द्वारा दो रास्तों पर एक साथ चला जा सके। तो वो क्या करता है, लॉन्ग आई स्टूड, ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग एंड वॉचिंग बोथ द रोड्स and looked down one as far as I could. He was looking down the road as far as he could. मीन्स वो वहाँ तक सड़क को देखता है जहाँ तक वो देख सकता है। मीन्स उस कार्य के बारे में वो वहाँ तक सोचता है, उस लक्ष्य के बारे में वो वहाँ तक देखता है, सोचता है, जहाँ तक वो सोच सकता है, देख सकता है। उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता है। बिकॉज टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ the roads were diverged means turned behind the bushes. सड़क क्या होती है कि झाड़ियों के पीछे मुड़ जाती है। मीन्स हम किसी भी कार्य के बारे में वहीं तक सोच सकते हैं जहाँ तक हमें उसके बारे में जानकारी होती है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Then took
then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Means the poet kept on looking at one path for a long time to check if it is the right path for him or not, and then he decided and started walking on other paths because he felt that both paths were equally good. He says that as fair, so felt that both paths were equally good and started walking on one of them. He adds that maybe he felt that the path was better for him or not. So he chooses it as it had grass on it. So he chooses the grassy road because it was not worn आउट. मीन्स जब वो दोनों रोडों को देखता है बराबर कुछ देर तक, फिर वो सोचता है कि ऐसे रास्ते को चुना जाए जिस पर बहुत से लोग नहीं गुजरे हैं, और यह सोचकर वह एक ग्रेसी मीन्स जो ऐसे रास्ते को चुनता है जो कि घास युक्त है, और घास लगा होने के कारण उसे ये महसूस होता है कि इस रास्ते से होकर बहुत से लोग गुजरे नहीं होंगे, इसलिए वो उस रास्ते को चूज करता है. और ये उसकी सोच भी सही होती है क्योंकि जिस रास्ते से ज़्यादा लोग नहीं गुजरे होते हैं वो उस रास्ते पर कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एंड वांटेड वर आफ्टर ही वॉक्ड ऑन द path for some distance he realized that both the paths had been worn out the same way. Both the paths had been similar and worn out. Even in our life, we take any path or option, but all of them have the same benefits, disadvantages, problems, challenges, and we must face them. We think that we are choosing a better option, but it was not that way. मीन्स हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है, इसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं, और हम उसी चीज़ को चुन लेते हैं. और बाद में फिर क्या होता है कि जब हम उस रास्ते से होकर गुजरते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जहाँ से हम होकर गुजरे हैं वो और जिसको हम पीछे छोड़ आए हैं दोनों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है. तो हम वहाँ पर केवल रिग्रेट कर सकते हैं, पछता सकते हैं, वापस नहीं जा सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड स्टेंजा. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, at knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. The poet says that both paths were similar that morning, both had leaves on them, and no one had stepped on them as they were स्टिल ग्रीन इन कलर. मीन्स जब पोएट अपनी यात्रा प्रारंभ करता है दूसरे दिन, तो दूसरे दिन वो देखता है कि दोनों पथ जो हैं दोनों पर बराबर घास लगी हुई है, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों पर पत्तियां पड़ी हैं, दोनों पर काफ़ी लोग गुजरे नहीं हैं, इन सिंगल पद चिन्ह भी दिखाई नहीं देते हैं, और दोनों का कलर एक ही जैसा है. ही डिसाइडेड दैट ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. तो वो क्या करता है कि ही डिसाइडेड दैट डे ही कुड टेक वन पथ एंड कीप ऑन द अदर पथ फॉर अनदर डे. तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, आज हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, इस रास्ते से होकर जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे दूसरे रास्ते से होकर चले जाएंगे. मीन्स हम दूसरा कार्य कर लेंगे, दूसरे लक्ष्य के लिए हम अपने को प्रिपेयर कर लेंगे. लेकिन होता क्या है, at knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. He knew that he could not go back. He could not go back on the choice that he had made. जो कुछ उसने चुना है उससे वो वापस
उस स्थान पर नहीं जा सकता जहाँ वो पीछे छोड़ आया है, जिसको पीछे छोड़ आया है। सिमिलरली इवन इन आवर लाइफ वंस वी चूज एन ऑप्शन वी मस्ट कीप ऑन। और यही हमारे जीवन में होता है कि जिस भी पक्ष को हम छोड़ आए हैं, जो हमने पीछे छोड़ दिया है, वहाँ पर हम वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से वापस अगर गए तो काफ़ी लेट हो चुका होगा। और लेट हो जाने पर यदि हम नहीं मानते हैं और पीछे चले ही जाते हैं तो हमारा कैरियर जो है एकदम से नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास इतना काफ़ी समय नहीं होता कि उसको कवर किया जा सके, क्योंकि समय को कोई भी बैक वापस नहीं ला सकता है। नो वन कैन ब्रिंग बैक द टाइम, मीन्स कोई भी अपने समय को वापस नहीं ला सकता है। अब फिर क्या कहता है, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मीन्स we must we keep on moving ahead with that option and we never get a chance to come back and take the other option that we have left for another time। जो हम ये सोच कर छोड़ आए होते हैं कि हम ये इस रास्ते पर बाद में आएंगे, उस रास्ते पर हम पुनः नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर? If you have any problem you can comment and ask me. Last and very important stanza, I shall be telling this be the sigh somewhere edges and edges, hence two roads diverge in a wood and I took the one less traveler by, and that has made all the differences. He says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him, and he traveled on that road which had been traveled upon by lesser number of people. That decision of his he decided for his future. Similarly in future, when you grown up, then you will say that once upon a time when you were young you had two options and you choose out of them one, and it this is a very strong message. This is very strong message for the students that should be wise and be careful while making choices out the options that you have in our life, because your future depend on your choices that you make today। मीन्स बच्चों, ये स्टेंजा जो है स्टूडेंट्स को डेडिकेट किया गया है, और स्टूडेंट्स को इसलिए डेडिकेट किया गया है क्योंकि जो आज हम चॉइसेस बनाते हैं ना, उनका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हमारी चॉइस अच्छी है तो हमारा जीवन अच्छा होगा, यदि हमारी चॉइस में कहीं डिफ़ॉल्ट हो गया, मीन्स हमसे भूल हो गई कोई चॉइस बनाते समय, तो हमारा जीवन जो है वो भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमें अपनी चॉइस बनाने के लिए बहुत ही सोच समझकर किसी भी पॉइंट को चूज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी चॉइसेस ही होती हैं जो हमारे जीवन को अच्छा या बुरा बना सकती हैं। मीन्स हमारे जो कार्य होते हैं, हमारे जो कार्य करने का तरीका होता है, या हमारे जो पढ़ने लिखने के तरीके हैं, स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए कि आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, लेकिन लोगों को देखा कि बहुत से लोग कॉमर्स में जा रहे हैं तो हम भी कॉमर्स पढ़ेंगे। किसी को बायो में इंटरेस्ट है लेकिन घर वालों के दबाव में फिजिक्स और मैथ्स पर फोकस कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि ना तो फिजिक्स और मैथ्स में हम उस कामयाबी को हासिल कर पाते हैं जिसके लिए हम ये सब कर रहे होते हैं, और ना ही बायो में, क्योंकि हम बायो तो छोड़ चुके हैं। तो हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, क्योंकि यदि उसमें फ्यूचर नहीं है तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। सो आई होप यू विल गेट इट वेरी वेल, and I am giving here some word meaning like
साइड मीन्स होता है डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना। हैंस इज जस्ट रिप्रेजेंट हेयर इन द फ्यूचर, या भविष्य के लिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग किया गया है। और इसमें जो राइम स्कीम यूज हुई है वो है ABAAB। सिम्बोलाइज्म है इसमें, जो टू रोड्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स टू आर मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। और इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन है और एनाफोरा, एलिट्रेशन एंड एनाफोरा। एनाफोरा इज a kind of figure of speech in which you will find the repetition of the words, and in alliteration you will find the repetition of the sound. I have mentioned the definition of alliteration also here. You can find and note it down in your notebook, and I hope you will get it very well. If you have any problem, you can comment me and I will try to give you right solution about this. So thank you, and if you are new on my channel, please subscribe my channel. My channel is English A to Z 24, and I am Pankaj Kumar Tiwari. Good evening. Bye.